दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हमने पिछले 2 टॉपिकों में पढ़ा था भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया। ये था पार्ट नंबर 1। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, दूसरा पढ़ा था रासायनिक समीकरण। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पार्ट नंबर 3 में रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या क्या है इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो रासायनिक समीकरण लिखने की जो विधि है हम इसको 2-3 चरणों में बांटेंगे। पहले नंबर पर आता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। तो फर्स्ट नंबर जो है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में पहले पाते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र या सूत्र या फिर प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात है प्रतीक की। जैसा कि हम दर्शा रहे हैं, लगभग आपको 1 से लेकर के 25 या 36 तक आपको एलिमेंट्स नेम याद होने चाहिए, जिसमें है एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जिंक, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और कॉपर। तो आपको हम 29 तक जो है यहाँ पर लिखे हैं। तो आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, जिसमें से आपको स्टार्टिंग जो 20 तक है आपको विशेष रूप से तैयार करने पड़ेंगे। और आगे हम कुछ जो विशेष हैं जिसमें हम चांदी का भी लिख सकते हैं Ag, सोने का Au, पारा का Hg, क्रिप्टन का Kr और Br हो जाएगा ब्रोमीन। ये जो है हमें सभी एलिमेंट्स के नाम जो महत्वपूर्ण हैं उसके प्रत्येक याद होने चाहिए। नंबर 2 पर आता है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में नंबर 2 रासायनिक समीकरण में पूरा लिख देते हैं। समीकरण में पदार्थ सदैव आणविक रूप में लिखे जाते हैं। तो टॉपिक हमारा है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो इस विधि में सेकंड नंबर पर आता है कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव आणविक रूप में लिखे जाते हैं। तो आणविक रूप में लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण
6-7 ऐसे तत्व हैं जिनको हम आणविक रूप में लिखते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम हमेशा H2 ही लिखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए इसको। दूसरे पर होता है आयोडीन, जिसको I2 से दिखाते हैं। ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणुक है तो O2 से दिखाएंगे। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है तो N2 से दिखाएंगे। ब्रोमीन को Br2 से दिखाते हैं और क्लोरीन को Cl2 से दर्शाया जाता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको द्विपरमाणुक के रूप में दर्शाते हैं, जिनके आणविक रूप में दर्शाते हैं, जो यहाँ पर H2, I2, O2, N2 और Br2 क्लोरीन आदि हैं। तो इनको द्विपरमाणुक के रूप में दिखाते हैं। नंबर थर्ड आता है तीसरे नंबर पर ठीक है, एक परमाणु तत्वों को यानी कि ऐसे तत्व जिनके पास एक ही परमाणु होता है, रासायनिक समीकरण में प्रतीकों या संकेतों, प्रतीक के रूप में या संकेत के रूप में, संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। तो एक परमाणु तत्वों को उनके रासायनिक समीकरण में लिखने के लिए या रासायनिक समीकरण लिखने पर उसके प्रतीक और संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। जिसमें से एग्जाम्पल हम लेते हैं फेरस का। एग्जाम्पल, फेरस क्या है? लोहा, एक परमाणु तत्व है। आगे एग्जाम्पल आता है कॉपर, जिसको हम Cu से दिखाते हैं, एक परमाणु तत्व है। आगे है सोडियम, एक परमाणु तत्व है। आगे है पोटेशियम, पोटेशियम भी एक परमाणु तत्व है। और मैग्नीशियम को ले लेते हैं। ये सभी एग्जाम्पल के रूप में हम इसको दर्शाएंगे। तो जितने भी एक परमाणु तत्व हैं उनको उनके संकेतों के माध्यम से हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हम टॉपिक नंबर 7 मान सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखने के निम्न दो चरण हैं। तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उन्हें किन दो चरणों में लिखा जाता है। तो दोनों चरण हैं, नंबर 1 फर्स्ट चरण और यहाँ पर हम लिखते हैं सेकंड चरण। तो फर्स्ट चरण में है मूल समीकरण या ढांचा समीकरण। पहला है मूल समीकरण या ढांचा समीकरण।
जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखते हैं तो सबसे पहले मूल समीकरण को लिखा जाता है, और जिसको हम ढांचा समीकरण भी कह सकते हैं। अर्थात यहाँ पर आपका रासायनिक समीकरण शुद्ध है या नहीं है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल एक ढांचा को लिख दिया जाता है। और दूसरे चरण में हम, ये चरण नंबर 1 हो गया, और सेकंड चरण में, चरण नंबर 2 में संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। तो चरण नंबर 1 में मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखा जाता है, सेकंड चरण में संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि मूल समीकरण तैयार करने के क्या क्या चरण हो सकते हैं। तीनों पदों में विभक्त किया गया है, या स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में आप जानेंगे कि हम समीकरण को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, सबसे पहले समीकरण लिखने से पहले एक एरो का चिन्ह देखते हैं आप। इस एरो के लेफ्ट साइड, जिसको हम LHS भी कहते हैं, और राइट साइड को RHS यानी कि राइट हैंड साइड भी कहा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड को हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। राइट हैंड साइड को हम उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। ठीक। तो फर्स्ट चरण या फिर स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक, राइट हैंड साइड उत्पाद लिखा जाता है। अब सेकंड चरण में हम लिखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, आप देखते होंगे कि अगर कोई अभिकारक एक से अधिक है तो उनके बीच में प्लस करके लिखा जाता है। यानी कि एक से अधिक अभिकारक होने पर प्लस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। जैसे अगर हम लिखें Zn, ठीक है, जिंक क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है, ZnCl2 का निर्माण होता है, प्लस H2 का निर्माण होता है। तो ये ढांचा समीकरण है। ये शुद्ध है, कितना शुद्ध है अभी क्लियर नहीं है, परंतु जब हम ढांचा समीकरण लिखेंगे तो ढांचा समीकरण में शुद्धि को नहीं देखेंगे कि ये समीकरण शुद्ध है या अशुद्ध है, क्योंकि हमें सेकंड चरण में इसको संतुलित करना है। तो यहाँ पे ढांचा समीकरण है कि आपको इसको सही नहीं मानना है। ठीक है, ये है ढांचा समीकरण या मूल समीकरण, मूल समीकरण, ढांचा समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अगर हमारे पास अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक हैं तो उनको हम प्लस चिन्ह के माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ उत्पाद में भी यहाँ पर प्लस लगा है और अभिकारक में भी प्लस चिन्ह लगा है। तो एक से अधिक उत्पाद या एक से अधिक अभिकारक मिलने पर प्लस चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये सेकंड चरण हो गया। तो सेकंड चरण में हमने लिखा है एग्जाम्पल कि जिंक क्लोराइड को HCl के साथ क्रिया कराने पर जिंक को HCl के साथ क्रिया कराने पर जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। यह एक मूल समीकरण है, ढांचा समीकरण है। एग्जाम्पल के रूप में आगे देखते हैं स्टेप नंबर 3। तीसरा स्टेप कहता है कि कुछ ऐसे भी हमारे पास समीकरण बनते हैं जो उत्क्रम होते हैं। तो उत्क्रम समीकरणों को लिखने के लिए या उत्क्रमणीय, तीसरा है उत्क्रमणीय समीकरण, उत्क्रमणीय
समीकरण। तो उत्क्रमणी समीकरणों को हम इस एरो के माध्यम दिखाते हैं, यानी कि दोनों तरफ हाफ एरो को, यानी कि एक तरफ एरो रहेगा दूसरी तरफ नहीं रहेगा, कुछ ऐसे दिखाते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन की क्रिया कराएं या नाइट्रोजन के साथ N2 + H2 तो बनता है अमोनिया NH3। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक ढांचा समीकरण है, ये जो है शुद्ध नहीं है। तो इसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया यहाँ पर होता है तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। जब हम नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्रिया कराते हैं तो अमोनिया बनता है, अमोनिया। परंतु यहाँ पर अभी हमने केवल ढांचा समीकरण लिखा है, इसको हम अभी शुद्ध नहीं मानेंगे, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी मूल समीकरण है या ढांचा समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो समीकरण मिले हैं। पहली बार हम स्टेप में पढ़े हैं कि एरो के फर्स्ट अगर बाईं तरफ होता है जो, उसे हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और दाहिनी तरफ को RHS कहते हैं, जिसको हम RHS या दाहिनी साइड कहेंगे, राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड को अभिकारक कहा जाता है और राइट साइड को उत्पाद कहते हैं। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि इसमें बताया गया कि अगर अभिकारक एक से अधिक है या उत्पाद एक से अधिक है तो वहाँ पर प्लस चिन्हों के साथ यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर जो मूल समीकरण है इसको प्लस के साथ यहाँ पर दिखाते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में जानते हैं कि जो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो उत्क्रमणीय समीकरण द्वारा होते हैं, ठीक है। उत्क्रमणीय समीकरण यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें हम अमोनिया से इन दोनों को प्राप्त कर लें, इन दोनों को मिलाने पर अमोनिया मिल जाए, तो दोनों तरफ रिएक्शन होता है, उत्क्रमणीय समीकरण कहलाता है। तो उत्क्रमणीय समीकरण का भी यहाँ पर एक ढांचा समीकरण तैयार किया गया है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में, चरण नंबर 2। तो फर्स्ट चरण में हमने केवल उसके मूल बातों को जाना है। सेकेंड चरण में कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। तो जैसे कि हम एक थ्योरी जानते हैं फिजिक्स में कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, यानी ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है और पूरा क्वांटिटी उसका उतना ही होता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, तो यहाँ पर द्रव्य अविनाशता का नियम लगेगा। द्रव्य न तो नष्ट होता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, यह केवल अपने रूप को परिवर्तित करता है। तो इस आधार पर हम ये जानेंगे कि किसी भी समीकरण को लिखने पर जितना क्वांटिटी या जितने अणु लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, अभिकारक में होंगे, उतने ही अणु राइट हैंड साइड उत्पाद में होने चाहिए। तो यहाँ पर द्रव्य अविनाशता का नियम हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो सेकंड चरण में हम लिखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना। इसमें है द्रव्य की अविनाशता का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का जो नियम है, द्रव्य इसमें अविनाशी है, नष्ट नहीं होता है। तो अगर द्रव्य अविनाशिता का नियम यहाँ पर है तो इस समीकरण को हमें संतुलित करने के लिए हमें द्रव्य अविनाशिता के नियम को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, इसकी डिफिनीशन को समझना होगा। तो आप इतना समझ लीजिए, 1 मिनट के टाइम है, फिर इसके बाद समीकरण को इसके डिफिनीशन को लिखते हैं। द्रव्य की अविनाशिता का नियम है, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन, जब कोई अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई निर्मित होता है। जब इस बार प्रकार समझा गया कि इस नियम के अनुसार कोई रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिकारक भाग ले रहा है तो जब वह उत्पादों में परिवर्तित हो रहा है तो उसके जो परमाणु हैं न ही नष्ट होते हैं और न ही उत्पन्न होते हैं। यदि रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में ऐसा नहीं है, अगर हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, अगर दोनों पक्षों में बराबर नहीं है तो बाईं ओर लिखे प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या, बाईं ओर लिखे प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या
दाईं ओर लिखे परमाणु की संख्या के बराबर करते हैं। यानी कि अगर बाईं तरफ का परमाणु संख्या बराबर नहीं है तो हम उसको बराबर करते हैं। यही द्रव्य अविनाशता का नियम है। अर्थात बाईं ओर जितने भी परमाणु हैं तत्वों के, उतने ही परमाणु दाहिनी तरफ होने चाहिए। यही द्रव्य की अविनाशता का नियम है। तो एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। ठीक है, मेरे पास दो एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। पहला है नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने पर अमोनिया बनता है NH3। उत्पाद में हमारे पास अमोनिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ अमोनिया। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक में नाइट्रोजन 2 परमाणु है, परंतु यहाँ नाइट्रोजन एक ही है। तो यहाँ पर हमें संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, यहाँ पर भी, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 दूनी के 6 है। तो हाइड्रोजन की संख्या अगर 6 है तो हमें 6 इधर भी करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनेगा N2 + 3H2। रिएक्शन कराएंगे तो 2NH3 बनेगा, अमोनिया बनेगा। यह जो है संतुलित समीकरण है। यह समीकरण क्या है? संतुलित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये था, जिंक को, एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2, जिंक को हमें HCl के साथ क्रिया कराना है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर बनता है, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कराने पर जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। यह एक मूल समीकरण है, ढांचा समीकरण है। सेकेंड स्टेप में इसको हम संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर Zn है, यहाँ पर भी Zn है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, परंतु यहाँ पर क्लोरीन जो है 2 अणु है। तो यहाँ पर 2 अणु या परमाणु बनाने के लिए हमें 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ZnCl2 तो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर भी H2 है। यह समीकरण अब हमारा जो है संतुलित हो गया है सेकेंड स्टेप में। तो पहले हम लिखते हैं मूल ढांचा समीकरण और उसको हम संतुलित कर देते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 चरण अपनाए जाते हैं। पहले चरण में मूल ढांचा समीकरण लिखा जाता है और दूसरे स्टेप में हम इसको संतुलित करते हैं। जैसे आगे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम धातु को, एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर लिखिए मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन है, यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हमारा मूल ढांचा समीकरण है। हमें इसको संतुलित करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको मूल ढांचा समीकरण लिख दिया है, मूल समीकरण लिख दिया है या ढांचा समीकरण लिख दिया है। सेकेंड स्टेप में देखेंगे, चेक करेंगे क्या इसके परमाणु उधर बराबर हैं, यानी अभिकारकों के जितने भी परमाणु हैं क्या उत्पादों में बराबर हैं। मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यानी संतुलित नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे कि यहाँ पर 2 MgO करेंगे और यहाँ पर मैग्नीशियम को दुगना कर देंगे। यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया तो मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। इस प्रकार हमारा समीकरण जो है संतुलित हो जाता है। तो समीकरण को संतुलित करने के आपने तरीके सीख लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, जैसा कि हमने यहाँ पर संतुलित किया है। नेक्स्ट स्टेप में दूसरे यानी चौथे पार्ट में, अभी तक ये पार्ट नंबर 3 था, इसके पहले मैंने 2 पार्ट और बनाए हैं, आपने इसको स्टार्टिंग में ही देखा था। तो चौथे चरण में हम लोग
समीकरण को शुद्ध करना या संतुलित करना सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।